प्रसाद यादव। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अजय कुमार सिंह का क्या? माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह। अरे आपका तो सवाले गायब हो गया था, तो जवाब खोज रहा है। महोदय, खंड 1 एवं 2 खंड 1 एवं 2 उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 3 वस्तु स्थिति यह है कि वित्त रहित महाविद्यालयों को विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21 नवंबर 2008 के अनुरूप परीक्षा फल आधारित अनुदान दिया जाता है, जिससे उनके वित्तीय दायित्वों का निर्वहन होता है। सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से शिक्षक एवं गैर शिक्षकों के वेतनादि का भुगतान होता है। साथ ही ये महाविद्यालय अन्य छात्र छात्राओं से फीस लेते हैं तथा इनके अन्य भी आंतरिक स्रोत हैं, जिससे शेष कार्य होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनुदान की राशि से लोगों को भुगतान किया जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आप पास करने वाले के लिए आप देते हैं अनुदान। कम पास किया या बेसी पास किया, उसके अनुरूप आप अनुदान देते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार का ये संकल्प है कि वित्त रहित या कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो भी हो, उसमें सरकारी संकल्प के अनुसार अनुसूचित जात जनजात के सभी बच्चे बच्चियों और अन्य वर्ग के बच्चियों की फीस नहीं ली जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के पास और उन संस्थानों के पास जो वित्त रहित हैं, उनके पास और कौन सा आंतरिक स्रोत होगा? तो मेरे कहने का मतलब है, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि आप या तो जो फीस नहीं लेते हैं उसका अंकेक्षण करवा करके सरकार उसको पैसा मुहैया करावे। एक और आप ये भी नियम बनाते हैं कि 70% जो आय आती है उससे उन शिक्षकों को वेतन दिया जाए। इतना लंबा 30% जो है सो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो। या तो आप दीजिए या नहीं तो उनको कहिए कि फीस लें। ये व्यवस्था आपको करनी चाहिए माननीय मंत्री जी। महोदय, बात वित्त रहित मतलब शिक्षा संस्थान जो है उनकी है। इनकी तो स्थापना ही इस शर्त के साथ की गई थी कि सरकार से कोई वित्त पोषण नहीं होगा। ये तो महोदय हम लोगों के सरकार और मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ कि नहीं साहब, वित्त रहित है, फिर भी कई सारे ऐसे संस्थानों की सूचना मिली कि शिक्षक भी बिना तनख्वाह के पढ़ा रहे हैं या बहुत मामूली मिलता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने वैसे शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को मदद करने के ख्याल से ये नई नीति बनाकर परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की व्यवस्था की है। और परीक्षा फल आधारित इसीलिए मतलब ये नीति बनाई गई है कि शिक्षक अध्यापन कार्य में अधिक से अधिक रुचि ले, क्योंकि जितना अच्छा नतीजा निकालेंगे, रिजल्ट देंगे, उतना पेमेंट होगा। इसलिए ऐसे संस्थान में जो सरकार का निर्णय है वो पहले की स्थिति से काफ़ी बेहतर है। और ऐसे में और जो कह रहे हैं कि जो उनके आंतरिक स्रोत से जो आमदनी होती है उसमें भी 30% उनको देना है। और आपका ये सुझाव सही है और हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इसमें सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि जो अनुदान परीक्षा फल आधारित सरकार देती है उसके लिए हम उसका ऑडिट अंकेक्षण तो कराते हैं, और आप जहां के खास जगह का दीजिएगा तो उसका अलग से करा दें। माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। सर, मैंने ये कहा
एक अब सेकंड, बड़ा विस्तार से एक जवाब सेकंड। दिया जाए बाबू, मैं- विस्तार से मैंने- जवाब दिया। मैंने दूसरे माननीय सदस्य ये हैं। कहा कि जो फीस नहीं ली जाती है उसके लिए सरकार व्यवस्था करे। बोलिए माननीय श्यामा मंत्री प्रसाद जी। जवाब नहीं आया है महोदय। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि नव सृजित प्राथमिक विद्यालय बुलाकी टोला महसी प्रखंड भूमिहीन विद्यालय है। विभागीय निर्देशानुसार वर्तमान में उक्त विद्यालय के कक्षा का संचालन पोषक क्षेत्र से लगभग 1.4 किलोमीटर दूर अवस्थित राजकीय मध्य विद्यालय भुरकुड़वा में हो रहा है। विद्यालय में कुल 150 छात्र छात्राएं नामांकित हैं एवं कुल 3 शिक्षक कार्यरत हैं। अब 10 डिसमल भूमि प्राप्त हो गई है और अगले वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान के तहत यहाँ भवन निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री जी को माननीय बहुत बहुत सदस्य श्री धन्यवाद। निरंजन कुमार मेहता जी। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। निरंजन मेहता जी। हाँ, निरंजन कुमार मेहता जी। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संख्या 6 दिनांक 21/2/2022 को प्रस्ताव संख्या 2 में श्री अशोक कुमार रात्रि प्रहरी की सेवा का विस्तार दिनांक 31/3/2022 तक किया गया था, परंतु श्री कुमार विस्तारित सेवा अवधि में विद्यालय में कार्यरत नहीं रहे थे, जिसके कारण उन्हें उक्त अवधि के मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सका है। आवेदक श्री अशोक कुमार द्वारा मई 2019 से अब तक के वेतन भुगतान नहीं किए जाने हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधेपुरा को परिवाद पत्र दिया गया था, जिसे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा भी अस्वीकृत किया जा चुका है। इनके माह जून 2028 से अप्रैल 2019 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है और माह जून से अप्रैल 2019 तक का लंबित मानदेय का अंतर बकाया राशि का भुगतान एक पक्ष के अंदर मतलब 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष सदस्य श्री- माननीय उपाध्यक्ष अब तो महोदय, सकारात्मक जवाब दिए माननीय मंत्री माननीय जी स्पष्ट उपाध्यक्ष शब्दों में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय 1 मिनट हम समय चाहेंगे और जब जानकारी नहीं देंगे वह गलत जवाब है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे संरक्षण दिया जाए। 15 दिन के अंदर बोले हैं। मेरा 15 दिन के नहीं, अंदर उपाध्यक्ष महोदय जरा प्रबंध कारिणी समिति क्या है, क्या हम लोगों का महत्व स्कूल के द्वारा दिया जा रहा है, जरा सा हमको 1 मिनट बोलने दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आदेश चाहेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वह जवाब माननीय महोदय, मंत्री जी। हाँ, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी बोले। जो ऐसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर ये जवाब गलत है तो इस जवाब में क्या क्या गलत बातें हैं वो लिख के दें, हम किसी वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच कराकर अगर गलत होगा तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती भागीरथी देवी। उपाध्यक्ष महोदय एक मिनट अब मिल करके लिख कर दे दीजिएगा अपना। अच्छा ठीक है। बोलिए जरा सा 1 मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दिया जाए। अब बोलने दीजिए। जब से निरंजन जी का बोलने दीजिए। तक जब बोलने दीजिए ना। बोलिए निरंजन जी बोलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, प्रबंध कारिणी समिति का अध्यक्ष विधायक होता है, या तो सरकार का भी निर्देश है और उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। हम बिहारीगंज विधानसभा पर बोलेंगे, अन्य पर हम नहीं बोलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो जवाब आया है, रात्रि प्रहरी का आवेदन मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैंने रात्रि प्रहरी के मानदेय के भुगतान के लिए उसकी प्रबंध कारिणी की जो समिति की रजिस्टर कार्यवाही पंजी होती है
वह पंजी जवाब देगी या हेडमास्टर धूर्त के तरह जवाब दिया है। इसके पहले मुरलीगंज में एपीसी विद्यालय है, रात्रि प्रहरी का पैसा नहीं मिला, मर गया रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी का देहांत हो गया पैसा के, बीमारी के इलाज के बिना। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, जिस समय माननीय मंत्री महोदय शिक्षा मंत्री महोदय थे, इनको भी हम लेटर दिए थे इसी रात्रि प्रहरी के माननीय लिए। सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इनको मैं भी यदि आप गलत होगा क्वेश्चन 27/6 उसका जवाब हम 27/6/22 को माननीय विजय बाबू को भी हम एक लेटर दिए थे इसी रात्रि प्रहरी के लिए। इतनी अवहेलना हो रही है प्रबंध कारिणी समिति की, इतनी अवहेलना हो रही है कि प्रबंध कारिणी समिति से अगर हम लोगों को मुक्त करा दिया जाए वह बढ़िया है। और प्रबंध कारिणी समिति कोई महत्व नहीं देता है। करोड़ों की राशि है इस विद्यालय में, जो निर्देश हम लोग देते हैं, विद्यालय का छत ढह रहा है, सब कुछ ढह रहा है, मकान ध्वस्त हो रहा है, करोड़ों की राशि खर्च नहीं हो रही है। हमारे 15 विधानसभा में 15 जो पुराना हाई स्कूल है, एक स्कूल का मैंने मीटिंग किया है, निर्देशित किया है। करोड़ों की राशि अभी जमा है, कोई खर्च नहीं करता है, हम लोग की अवहेलना हो रही है। और विधायक के समय को वो लोग फालतू समझता है। इसलिए इस पर संज्ञान लिया जाए और हम लोगों के मान सम्मान को देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बोल रहे हैं, बोल लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं और माननीय मंत्री जी का सरकार का भी हम लोग जवाब सुने महोदय। यदि प्रबंध समिति के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जितनी बात माननीय सदस्य ने रखा है, जो वो समय पर आते थे और ड्यूटी करते थे, और प्रबंध समिति के अध्यक्ष के सर्टिफिकेट के बाद ये हेडमास्टर का सर्टिफिकेट का माननीय मंत्री जी उचित कहते हैं। और एक बिंदु नहीं, माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जो भी निर्णय लेते हैं, ये 15 स्कूल का जिक्र किए, एक में अनुपालन प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं किया जाता है और वरीय पदाधिकारी उस पर नहीं। इस पर महोदय एक सदन की कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी बिहार से ये मामला है, सभी हाई स्कूल से, जहां माननीय सदस्य का प्रतिष्ठा का सवाल है, तो एक सदन की कमेटी बननी चाहिए। ये माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, ये एक सदस्य का नहीं है, ये मामला पूरे सदन के सभी सदस्यों का है और ये चिंता जायज है। जब आप एक विधायक को विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाते हैं और उसके बाद उसकी स्थिति क्या आज हो रही है, इस सवाल को निरंजन जी ने रखा है। एक हेडमास्टर का यह हिम्मत कैसे हुआ, मंजिल जी, ये आपको बताना चाहिए। हम चाहेंगे कि विजय बाबू इसका जवाब दें, माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मंजिल जी को बोलने दीजिए ना, मंजिल जी को बोलने दीजिए। विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं, उन्होंने सरकार की नियमावली के तहत नाइट गार्ड की नियुक्ति की है, लेकिन पिछले दिनों शिक्षा विभाग का एक और सर्कुलर आया जिसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली नाइट गार्ड की हो रही है। माननीय सदस्यों ने जितने नाइट गार्ड की बहाली की है उसको 5,000 पेमेंट मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो बहाली हो रही है उसको 9,000 से ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। तो पैसा एक ही जगह से जाना है, पद एक ही है, लेकिन माननीय सदस्यों को अपमानित करने के लिए केवल हमारे द्वारा बहाल को 5,000 और आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल लोगों को 10,000 मिल रहा है। इस पे हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय बात कहें। और इस माननीय मंत्री जी अब जवाब महोदय इसमें एक और बात जोड़ना चाहते हैं कि इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी का कोई टेंडरिंग नहीं है, पूरे मामले में कोई आरक्षण का प्रणाली लागू नहीं है, रोस्टर लागू नहीं है। इस पे मंत्री जी जवाब दे दें। आउटसोर्सिंग का कहीं नहीं लिखा हुआ है जिसका जवाब दे महोदय, लेकिन अब माननीय सदस्यों द्वारा चयनित जो नाइट गार्ड है उनका तो अपमान हो रहा है, उनका तो अपमान हो रहा है। माननीय मंत्री जी, सरकार की नियमावली से हम लोग किया था और एजेंसी से होगा 10,000 पेमेंट मिलेगा, हम करेंगे 5,000 पेमेंट मिलेगा। आग्रह ये है कि जो सदन की राय है और इसमें पक्ष विपक्ष सब शामिल हैं, और हम ये जो ललित जी ने कहा उसको उसके साथ होने के बावजूद मैं कहता हूं
कि ये सिस्टमेटिकली जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है हर लेवल पे, उसका प्रतिलक्षण है जो हर डिपार्टमेंट में हो जाता है, और इस डिपार्टमेंट में हम लोग उसको फेस करते हैं। और ये जो सवाल है कि आउटसोर्सिंग के लिए 9,000 और 10,000 रुपीज गवर्नमेंट देती है और उसको 5,000 मिलता है, तो ये ठीक है, ठीक है। ये जो विसंगतियां हैं, वकील साहब, इसको जवाब दिया जाए इस पे, और इस पे कमेटी बनाई जाए प्लीज। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्नाधीन मामला है, ये एक विद्यालय में एक जो कहिए कि ग्रुप डी सेवा के व्यक्ति रिटायर करते हैं, उनको एक्सटेंशन दिया जाता है और उसके बाद वो एक्सटेंडेड पीरियड में, विस्तारित समय में वो उस विद्यालय में सेवा दिए कि नहीं दिए, मामला इस विवाद तक सीमित है इस प्रश्न के अंतर्गत। अब इसमें आउटसोर्सिंग का मामला, आरक्षण पालन करने का मामला, ये तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। और जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि आखिर विद्यालयों के अध्ययन अध्यापन कार्य में जो हमारे माननीय विधायक गण हैं, उनका भी असर देखरेख रहे, इसी विचार के तहत तो सरकार ने उनको अध्यक्ष बनाया है। और हमने पहले ही कहा है कि अगर मामला किसकी इज्जत या कौन गड़बड़ कौन सही है इसका नहीं है, मामला ये है कि वो विस्तारित सेवा में विद्यालय में सेवा दे रहे थे कि नहीं, मात्र इतने का इसमें विवाद है। और हमने कहा कि जिस वरीय अधिकारी से कहे हम जांच करा देते हैं, और अगर वो सेवा में थे तो सरकार उनका भुगतान सुनिश्चित करेगी। इसलिए इसमें कहाँ कोई इतना मैंने रोस्टर आउटसोर्सिंग कहाँ की बात आ गई इसमें। माननीय सदस्य श्रीमती भागीरथी देवी, एक क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगेगा ना माननीय सदस्य पर, बोलिए। माननीय मंत्री खेल विभाग। एक आदमी बोलिए ना। उपाध्यक्ष महोदय, बैठना चाहिए, पहले बैठ जाइए। आवाज उपाध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए सरकार। जब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य संतुष्ट है महोदय, तो माननीय विपक्ष के जो विधायक है उनको इसमें क्या मतलब है? बहुत महोदय, ये बात सही है कि माननीय विधायक ने जो सवाल खड़ा किया महोदय, और उन्होंने जो पत्र लिखा महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू थे महोदय। अगर उस समय एक्शन लिए होते तो आज माननीय सदस्य को प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं होती महोदय। ये माननीय सदस्य लोग जो खड़े हैं महोदय, चंद्रशेखर बाबू को अगर अच्छा सुझाव देते तो आज शिक्षा विभाग के लिए प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होती महोदय। माननीय सदस्य संतुष्ट हैं, इसलिए आगे सदन की कार्यवाही चले दीजिए। अब बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल है, उसको उत्तरित होने दीजिए। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सदस्यों की भावना देखते हुए इस पर गंभीरता से अपना विभाग से बात करेंगे। श्रीमती भागीरथी देवी, पूछती हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से सकारात्मक है और खंड 2 उत्तर असकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड के महारानी जानकी कुंवर उच्च विद्यालय चमुआ में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृति संकल्प 734 दिनांक 23/8/2010 को दी जा चुकी है और इसको पूर्ण कर लिया गया है। कि सर बनवा दिया जाए।
सुन लीजिए माननीय सदस्यगण, चूंकि आप लोग जो पूरक प्रश्न उठाए हैं वह मूल प्रश्न के संबंध में नहीं है, इसलिए मूल प्रश्न में नहीं है ये। तो अपना स्थान ग्रहण करें और प्रश्न को आगे बढ़ने दें। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद। उपाध्यक्ष महोदय, हाँ, उत्तर सन्निहित है। पूरक पूछिए, पूरक। उत्तर प्राप्त है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने आपको उत्तर दिया है वो कहीं न कहीं गुमराह किया है, और मैं विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं कि 2-3 बात इसमें जो उल्लेखित किया है वो अत्यंत ही गलत है। एक तो जिनकी बहाली की गई है रिंकू देवी की, वो सिंधुजा शंकर ठाकुर का होना चाहिए था। उसके बदले में वार्ड नंबर 10 में वार्ड नंबर 11 से लाकर सेविका का चयन कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार का जो नियम है उसके अनुकूल नहीं है। ये बहाली नियमानुकूल नहीं होने के कारण मैं उसके पक्ष में प्रमाण देना चाहूंगा महोदय कि वहां ग्राम पंचायत चुनाव 2020-2010 के मतदाता सूची का अवलोकन करवाया जाए और इस संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त किए जाए महोदय। मैं प्रश्न को चुनौती देता हूं कि उत्तर गलत आया है और जांच अधिकारी नियुक्त करके इस बात की जांच कराई जाए कि जिस रिंकू देवी को प्रमाण पत्र आवासीय निर्गत कराया गया है, आवासीय प्रमाण पत्र महोदय प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्गत करते हैं, और इस प्रश्न में बताया गया है कि अंचला अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। महोदय, ये विसंगतियां हैं कि जब सरकार आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को रखे हुए है, तो अंचला अधिकारी ने किस परिस्थिति में गलत प्रमाण पत्र दे दिया। और माननीय मंत्री, दूसरा है कि उसके सास ससुर का नाम जिस वार्ड में होगा वही वार्ड मान्य होता है, जबकि उसके सास ससुर का नाम भाग संख्या 88, 85, 86, 87 पर दर्ज है, गृह संख्या 39 में दर्ज है, जो वार्ड नंबर 11 में है, और 11 के लोगों को 10 में चयनित करके जबरदस्ती अधिकारी रखे हुए हैं। उन अधिकारियों पर क्या माननीय मंत्री जी कार्रवाई करवाएंगे? माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दीजिए। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय, उसके उत्तर स्पष्ट रूप से उनको हस्तगत कराया गया महोदय, और उसमें 2-3 बात की चर्चा खुद माननीय सदस्य कर रहे हैं महोदय, और सरकार के जवाब को चुनौती भी दे रहे हैं। इसमें उम्र की सीमा महोदय 18 से 40 साल की है महोदय, और जो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है महोदय, ये सिंधुजा शंकर ठाकुर जी का पति उदय शंकर ठाकुर जी का जो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है महोदय, उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष से ज़्यादा है महोदय, नंबर 1। नंबर 2 महोदय, ये जो प्रमाण पत्र है महोदय, ये उसके अनुसार इनकी नियुक्ति होने का कोई प्रश्न नहीं है महोदय। जहाँ तक वार्ड नंबर 11 के रिंकू देवी का घर 11 में बताया जा रहा है महोदय, अंचलाधिकारी के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसको भी उन्होंने चुनौती दी है महोदय। मैं सरकार के वरीय अधिकारी से इसकी जांच 15 दिन के अंदर कराएंगे महोदय। अगर अपने प्रश्न के माध्यम से वो बिंदु है महोदय, सेविका को 10 वर्षों की छूट दी जाती है जो नौकरी में पहले से है, तो ये सहायिका भी पूर्व से नौकरी में थी, उसको जो छूट मिलनी चाहिए उम्र सीमा में, वो भी उसको नहीं दिया गया है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 40 वर्ष से अधिक का उम्र हो गया। यदि उसके
अनुभव के आधार पर उसके उम्र सीमा की छूट अगर सहायिका को मिलनी चाहिए तो उसके आधार पर वो उम्र सीमा भी वैध है महोदय। और बिल्कुल इसकी जांच जिलाधिकारी से कराकर 15 दिनों में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो कह रहे हैं जांच कराएंगे। माननीय मंत्री जी, मधुबनी के जिलाधिकारी या डीडीसी से इसकी जांच करा दें। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने जांच की बात कही है महोदय, तो जांच हर पहलू पर होगा, एक बिंदु पर जांच नहीं होगी। जितने बिंदु जांच के होंगे सभी बिंदुओं पर जांच होगी और जांच के बाद फलाफल आएगा महोदय। और जो इसमें दोषी होंगे कोई कीमत पर वो बचने वाले नहीं। माननीय सदस्यगण, आप लोगों की जांच कराने के लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की भावना को माननीय मंत्री जी के आसन के द्वारा बताया गया है और गंभीरता पूर्वक विचार करके आप लोग की भावना है उसको कद्र किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री यूसुफ सलाउद्दीन साहब, हो जाएगा। माननीय सदस्य यूसुफ सलाउद्दीन, क्या करो? मैं पूछता हूँ, देखिए अब हम तो अपना रूलिंग दे दिए हैं, आप लोग नहीं चाहिएगा सभा कार्रवाई नहीं चले तो उसका लिए हमको लेकिन आप लोगों को भी सोचना चाहिए ना। हमने आपकी भावना को आसन से माननीय मंत्री जी को गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए कहे तो इस तरह स्पष्ट क्या होगा? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 43-30-8/2013 अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय सिमरी बख्तियारपुर की स्थापना हेतु 5,46,58,505 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। भूमि की अनुपलब्धता के कारण डिग्री महाविद्यालय सिमरी बख्तियारपुर का भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। जिला समाहर्ता सहरसा के से जो पत्र प्राप्त हुआ है कि अब इस महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.5 एकड़ की भूमि उपलब्ध हो गई है। डिग्री महाविद्यालय सिमरी बख्तियारपुर के भवन निर्माण हेतु अब शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम पटना को द्वारा पुनः प्राक्कलन बनाया गया है, जिसके स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य, बहुत ही सकारात्मक जवाब है आपका। माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, जाइए। आपकी भावना से सरकार अवगत हो गई है। बैठिए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ललित बाबू बैठिए, वीरेंद्र बाबू बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, हो गया, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हमें उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन जो उत्तर दिया गया है मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय को अधिकारियों ने गुमराह किया और यह उत्तर सदन में रखा गया। इसलिए महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही नहीं है
कि कमेटी के सेफ्टी कमेटी बचिए के ना, सिफारिश के बाद महोदय महोदय अपने 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 जगह पर स्थान ग्रहण कीजिए। महोदय महोदय सेफ्टी कमेटी के सिफारिश के बाद 21 जुलाई को राज्य सरकार से सुझाव मांगा गया था, जो 4 अगस्त को राज्य सरकार ने सुझाव दे दिया। महोदय 4 अगस्त के सुझाव, राज्य सरकार के सुझाव देने के बाद भारत सरकार का नोटिफिकेशन आया है। अब मैं जानना चाहता हूं महोदय कि अब राज्य सरकार कौन सा दूसरा और अंतिम नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है, जबकि उसके बाद का नोटिफिकेशन आ गया है और उसी नोटिफिकेशन के आलोक में अन्य राज्यों में यह नियम लागू है कि अब टेक्निकल ही और एमबीए होंगे, एमबीआई होंगे और डीटीओ होंगे, यह अन्य राज्यों में लागू है और यहाँ ने उसके कई फायदे हैं, सरकार यह जानती है। ठीक है, इसके बाद भी इसमें विलंब क्यों हो रहा है, मैं जानना चाहता माननीय हूं। मंत्री परिवहन विभाग। महोदय, हमने उत्तर में बताया है कि ये जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था उस पर बिहार सरकार ने अपनी टिप्पणी दे दी है भारत सरकार को, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय करके अधिसूचना जारी नहीं हुई है। और हमने सदस्य माननीय को कहा है कि अगर भारत सरकार अधिसूचना जारी कर देगी, निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। सकारात्मक जवाब है। माननीय सदस्य सुश्री श्रेयसी सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और जिला अधिकारी को निर्देश भी दिया गया है कि भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जाए, परंतु एक सवाल इस जवाब में ही छुपा हुआ है। इस जवाब में लिखा गया है कि 13वीं वित्त में इस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए राशि आई थी, उपलब्ध कराई गई थी, परंतु ये कार्य पूरा नहीं कराया गया। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि पोषक क्षेत्र में समुचित स्थल नहीं रहने के कारण पूर्व की सेविका द्वारा ये केंद्र संचालित था। मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये केंद्र का भवन निर्माण पूरा कराने के जो सरकार की सोच है वो इस 15वीं वित्त की राशि से पूरा की जाएगी? हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुश्री श्रेयसी सिंह जी का जो प्रश्न है महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है महोदय। इसके उत्तर हमने दिया है महोदय। निश्चित रूप से जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त को निर्देश जारी किया गया महोदय कि ये जल्द से जल्द अधूरे भवन का कार्य पूरा करा दे महोदय, ये निर्देश दिया गया है और इसको समय सीमा के अंदर हम इसको पूरा कराएंगे, जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री यह बता दे कि क्या ये दोनों बात जो अलग अलग लिखी गई है कि एक तरफ सरकार द्वारा राशि भी आई, दूसरी तरफ पोषक क्षेत्र में समुचित स्थल नहीं है, तो क्या ये कारण आगे जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं सामने आएगा? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है महोदय कि जिस आंगनबाड़ी सेविका, जिस आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया महोदय, और वो भवन अधूरा है, 13वीं वित्त की राशि से जो काम हो रहा था महोदय वो अधूरा है और वहाँ पर पहले से जो कार्यरत सहायिका थी महोदय उसका निधन हो गया, लेकिन निधन के पूर्व उन्होंने अधूरे भवन को करकट से चार करके उसका में काम चला रही थी महोदय। अभी भी उसी तरह से काम चल रहा है महोदय और मैंने निर्देश दिया अधिकारियों को कि ये करकट की जगह 13वीं वित्त की राशि से उसको जल्द से जल्द पूरा करा दें। ठीक है, माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। महोदय अपने अपने स्थान ग्रहण करें, अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। अपने माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 फरवरी 2024 के
लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री सत्यदेव राम जी, श्री अजीत शर्मा। आज सदन में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए आय व्यय का उपस्थापना एवं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद तथा सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) एवं नियम 6(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाएं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्रीमती मंजू अग्रवाल जी। महोदय, गया जिला अंतर्गत नगर परिषद सरघाटी के जीटी रोड स्थित प्रोफेसर विजय शंकर राय महिला महाविद्यालय से इंदिरा नगर होते हुए हटिया मोहल्ला मोड़ तक सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी। माननीय सदस्य श्री महानंद सिंह जी। +2 उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की 2018 से हुई बहाली को अस्थायी समायोजन करने एवं अरवल के अतिथि शिक्षकों के 8 माह का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह जी। माननीय सदस्य श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के योजनानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विभाग द्वारा प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जिसके कारण वर्षों से विभाग को सेवा दे रहे मीटर रीडर बेरोजगार हो जाएंगे। उनके नौकरी के लिए मैं सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी। झारखंड की तर्ज पर बिहार में भी 60 की जगह पर 50 वर्ष वृद्धा पेंशन के लिए उम्र सीमा लागू करने की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह जी। माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया प्रखंड के बेलवा राय खास चौवर से लेकर मझरिया के पास धनौती नदी तक जल निकासी पानी जाम हो जाने से 2 पंचायतों को हजारों एकड़ जमीन जल जमाव होने के कारण फसल विहीन हो गई है। सरकार से मांग करता हूं कि पानी का उड़ाई करावे। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल किनारे के गांवों के किसानों की तैयार गन्ना फसल भालू, बंदर, सुअर, सियार काफी नुकसान कर रहे हैं। अतः यथाशीघ्र उस क्षेत्र के किसानों की गन्ना फसल चीनी मिलों में आपूर्ति कराने की व्यवस्था करने की मांग सरकार से करता हूं। महोदय, ये एक गंभीर समस्या है और जितने जंगल के किनारे के गांव हैं वहां का गन्ना सप्लाई चीनी। माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद। उपाध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड में प्रधानमंत्री सड़क बासोपट्टी से बलाट के बीच बछराजा नदी पर घोड़बंकी के पास स्क्रू पाइल्स पुल क्षतिग्रस्त होने से जान माल का खतरा बना रहता है।
शीघ्र क्षतिग्रस्त पुल की जगह आरसीसी पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं महोदय। माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह जी, माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह, माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान, माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू, माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू, माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल, माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा, उपाध्यक्ष महोदय, सिवान जिले के दरौदा के समान विग्रह गांव में दिनांक 10/2/24 को भाजपा संरक्षित सामंती अपराधियों द्वारा दलितों पर किए गए जानलेवा हमले, जिसमें महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उक्त घटना में सम्मिलित अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी का मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, भाजपा संरक्षित है तो नहीं कहा जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। भाजपा संरक्षित है तो नहीं कहा जाएगा, नहीं, निकल जाएगा, निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, और संसदीय भाषा को प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, सौरभ जी, उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी छीनने की विभागीय सिफारिश, ऑनलाइन परीक्षा तथा जबरन अन्य जिलों में स्थानांतरण की नीति वापस ली जाए। सभी नियोजित शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण करते हुए विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन कर उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। सुश्री श्रेयसी सिंह। उपाध्यक्ष महोदय, जमुई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरहट प्रखंड के डाढ़ा पंचायत के डाढ़ा गांव में दुर्गा मंदिर से पमैया होते हुए गादी कटौना मुख्य मार्ग तक नकटी नदी पर पुल निर्माण की मांग करती हूं। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत नगर पंचायत सिंघिया में किसानों के सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि में जल जमाव होने से किसानों की खेती नहीं हो पाती है। जल निकासी हेतु नहर का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करवाने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्रीमती रश्मि वर्मा जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर परिषद के सभी वार्डों में सुरक्षा दृष्टिकोण से अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन की अति आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से नरकटियागंज नगर परिषद के सभी वार्डों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित करने की मांग करती हूं। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर 0 माइल से कहलगांव होते हुए मिर्जा चौकी तक NH80 का निर्माण कार्य काफी धीमी गति एवं गुणवत्ता पूर्ण नहीं हो रहा है, जिससे निर्माण निर्धारित समय पर पूरा नहीं होगा। अतः उक्त सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की सरकार से मांग करता हूं। ठीक, शून्यकाल समाप्त हुए। अब ध्यान आकर्षण सूचना लिए जाएंगे। बाग में धरना पर बैठे हुए हैं, इनका जो उचित मांग है मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, जो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाए। अब ध्यान आकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित सीमांत जिलों में आदिवासी समाज बहुतायत संख्या में निवास करते हैं। पूर्णिया में आदिवासी समाज के लोग प्रत्येक वर्ष शहरुल महोत्सव मनाते हैं, जिसमें आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शरीक होने आते हैं। पूर्णिया में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस शहरुल महोत्सव आम जनों की
भागीदारी से मनाई जाती है, जिसमें संसाधन के अभाव में श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई होती है। उक्त कार्यक्रम की भव्यता एवं जनजाति समाज की भागीदारी को देखते हुए सरहुल महोत्सव को सरकारी स्तर पर अन्य महोत्सव की तरह पूर्णिया में राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने की आवश्यकता है। अतः आदिवासी समाज के लोगों की भावना के अनुरूप कार्यक्रम की भव्यता एवं हजारों लोगों की भागीदारी को देखते हुए सरहुल महोत्सव को पूर्णिया में राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री, सभापति महोदय, माननीय सदस्य विजय खेमका के द्वारा सरहुल महोत्सव के आयोजन के लिए महोदय उन्होंने जो ध्यानाकर्षण लाया है महोदय, इस संदर्भ में विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 628 दिनांक 13/2/2024 द्वारा पूर्णिया जिला अंतर्गत सरहुल महोत्सव के आयोजन हेतु 10 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है महोदय। त्योहार है और प्रकृति पूजन का त्योहार है जो बसंत ऋतु से शुरू होता है, और इसको देखते हुए सरकार ने इसको राजकीय दर्जा दिया, महोत्सव मनाने का जो है निर्णय किया है और राशि भी आवंटित किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव अपनी सूचना को पढ़ें। उपाध्यक्ष महोदय, अररिया जिला रानीगंज प्रखंड के गुणमती पंचायत के वार्ड नंबर 3 एवं 7 में बैसेठी माइनर से पुराना पोखर होते हुए पहुंसरा पंचायत के रानीबाड़ी संथाली टोला तक सड़क का पक्कीकरण नहीं है, जिससे अनुसूचित जनजाति के लगभग 1000 परिवारों के बरसात में रानीबाड़ी से गुणमती आने में काफ़ी कठिनाई होती है। इस सड़क में 3 जगह कलभट की जरूरत है, जिसमें पहला पुराना पोखर से पूर्व और नहर से पश्चिम में, दूसरा परमाणु राय के जमीन खाता नंबर 303 और खेसरा नंबर 2389 के पास तथा तीसरा कोच आधार में यह सड़क गुणमती तथा पहुंसरा 2 पंचायत को जोड़ता है। अतः उक्त वर्णित सड़क का पक्कीकरण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव जी के ध्यान आकर्षण सूचना के संबंध में महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि ध्यानाकर्षित पथ अलाइनमेंट में अवस्थित रानीबाड़ी संथाली टोला को संपर्कता प्रदान करने हेतु छूटे हुए बसावट के तहत मोबाइल ऐप द्वारा सर्वे कार्य करा लिया गया है, जिसका सर्वे आईडी संख्या 66351 है। तदनुसार समीक्षोपरांत प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। माननीय सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्य मंत्रा के बारे में बोल दिए थे।